दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बातचीत की उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हैं। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, वही हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब एक बार फिर नो एंट्री जोन बनता नजर आ रहा है। क्या है इस बीच टकराव, वो आपको समझाते हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा बंद कर दिया है। समुद्री रास्ते पर कड़ा सैन्य पहरा है। हर जहाज की आवाजाही पर सख्त निगरानी ईरान रख रहा है। ईरानी मिलिट्री कमांड का साफ संदेश है कि जब तक अमेरिका अपनी नेवल नाकाबंदी ब्लॉकेड खत्म नहीं करता, तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में रहेगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने वादा तोड़ा। ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को अब भी रोका जा रहा है। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम के बाद ईरान ने सद्भावना दिखाते हुए हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, लेकिन महज कुछ घंटों में हालात पलट गए। शनिवार सुबह ईरानी मीडिया ने सैन्य कमान के हवाले से कहा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से लॉकडाउन मोड में है। इसके बाद ईरान का दावा है कि अब हॉर्मुज़ पूरी तरह सशस्त्र बलों के सख्त प्रबंधन में है और हर मूवमेंट पर उनकी नजर है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन वो अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. अब हालात यह है कि हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। तो सवाल यहां यह भी बड़ा है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच बातचीत हालात को संभाल पाएगी, या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया को एक बड़े टकराव की ओर धकेल देगा। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ, लेकिन पहले आपको पिछले 24 घंटे के बड़े अपडेट्स ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटों में। भारतीय जहाजों पर फायरिंग हुई है, यह सबसे बड़ी खबर है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से बंद हो गया है, यानी कि कोई भी पार्टी अपना डिसीजन होल्ड नहीं कर पा रही है। यूएस ने 2.6 करोड़ बैरल तेल जारी किया है। इसके अलावा यूएस ईरान बातचीत का अगला दौर संभव है, लेकिन ट्रंप बोले हैं नाकेबंदी जारी रहेगी और समझौता करीब है। यह ट्रंप का दावा है, लेकिन इस बीच देखने वाली यह बात होगी कि ईरान का क्या टेक इस बीच रहने वाला है। दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य एक बार फिर संकट के केंद्र में है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इस बार सीधे असर पड़ा है भारत पर। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से कच्चा तेल और गैस लेकर भारत आ रहे 2 जहाजों पर ईरान ने गोलीबारी की। संकट में हॉर्मुज़ है, भारत पर क्या असर पड़ेगा वो भी आपको बता देते हैं। भारत की ओर बढ़ रहे 14 जहाज रोके गए। क्या कुछ हुआ, तो एक बार आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बीच रास्ते में इन जहाजों को रोक दिया। फायरिंग के बाद हालात और बिगड़े। 13 जहाज फारस की खाड़ी में अलग अलग जगहों पर लौट गए। एक जहाज को गोलियां भी लगी, जबकि सिर्फ एक जहाज किसी तरह स्ट्रेट पार कर सका। घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतेली को तलब कर विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ कहा कि ईरान पहले भी भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देता रहा है, इसलिए जल्द से जल्द आवाजाही बहाल की जाए। दरअसल अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया था। ईरान का क्या आरोप है वो भी देखिए। अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया, इसी वजह से 24 घंटे में ईरान ने यू टर्न लिया है। ईरान ने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि देखिए, इस पूरे सिलसिले में जो फैसले हैं वो दोनों ही तरफ से बदले जा रहे हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का ऐलान क्या है, अब किसी भी देश के जहाज को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने नहीं दिया जाएगा। हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव भारत समेत पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर डाल सकता है। ऐसे में क्या कूटनीति से निकलेगा समाधान, या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर धकेल देगा। इस बीच हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे।
और आपको बता दें कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय धीमान सर हमारे साथ हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजय धीमान सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, शुरुआत आपसे ही। ये जो पूरा सिनेरियो जिसका डिस्कशन हम कर रहे हैं, भारतीय जहाजों पर हमला, इधर अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड और अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है, इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट की बात तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका ने शर्त रखी थी कि जब टॉक्स तभी शुरू होंगी अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, और साथ में उन्होंने उसके ऊपर ब्लॉकेड भी लगा दिया। अभी प्रॉब्लम ये हुई कि ईरान ने डिक्लेयर किया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, और काफी सारी ट्रैफिक आवाजाही की भी शुरू होने की भी खबरें हैं सैटरडे को, परंतु उन्होंने जो नेवल ब्लॉकेड था वो नहीं हटाया। अभी नेवल ब्लॉकेड का क्या मतलब है? मतलब ये है कि दुनिया भर के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा सकते हैं, पर ईरानियन जहाज और ईरानियन पोर्ट से कोई आवाजाही नहीं हो सकती। तो ये बात ईरानियंस कैसे बर्दाश्त करते हैं? नंबर एक। नंबर दो, जो ईरान की जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो भी बटी हुई है। पेजेश्कियां, रागची वगैरह एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बोलूंगा, और दूसरी जितनी भी, अगर मुश्तबा खुमैनी अगर जिंदा है नहीं है, आज भी उनका एक बयान आया है पर वो खुद नहीं आए, अगर वो जिंदा है भी है तो वो IRGC कंट्रोल्ड है। तो IRGC इस वक्त पूरी की पूरी कमांड में है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर द रियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री। अब उन्होंने गुस्से में आके, विदाउट नोइंग कि डिप्लोमेसी क्या है, कैसे करनी है, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया। उसमें भारतीय जहाजों के ऊपर भी फायरिंग की, टोटल ब्लंड है। तो ये एक किस्म का एक, आई वुड से, डेडलॉक है बिटवीन द टू। अब हालांकि हमें खबर मिली है कि रावलपिंडी में 2 ग्लोब मास्टर्स अमेरिका से ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं सिक्योरिटी पर्सनल के साथ। वो शायद दिखाता है कि 21 तारीख से पहले सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स शायद शुरू हो जाएं, शायद जाने की आशंका है। परंतु जहां तक मुझे ग्राउंड पे लग रहा है, जो IRGC का टफ एंड स्टैंड है, और इसमें अमेरिका की भी थोड़ी सी हाई हाइडेडनेस है, अभी उनको भी थोड़ा सा मेलो डाउन करना चाहिए, उनको भी बताना चाहिए। देखिए, एक बात आपको समझाऊं मैं, ईरानियंस को भी बड़ी क्लियर आई है, और 3 मार्च को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई थी। हालांकि लड़ाई 28 फरवरी को शुरू हो गई थी, और 5 मार्च को मैंने बोला था कि ईरान के पास ये ब्रह्मास्त्र है, और इसको एज ए वेपन ना यूज करे, इसको एज ए लेवरेज यूज करे ऑन दी डिप्लोमेटिक टेबल, और वो उनको करना चाहिए। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप एग्जाम्पल देखिए यूक्रेन का। यूक्रेन जब 94 में बुडापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, इनके पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन थे। इनको एक बुडापेस्ट एग्रीमेंट के तहत उनको सबको उनसे निकाल दिया गया, और आज उनकी हालत देखिए। वीज़ा-वी नॉर्थ कोरिया, वो आज भी उन्होंने UN रेजोल्यूशन को दरकिनार करते हुए आज भी टेस्ट किए हैं, और वो अमेरिका की आंखों में आंख दिखा के वेस्टर्न पैसिफिक में खड़ा होता है स्टाइल के साथ। तो ये ईरान के पास एक ब्रह्मास्त्र है, परंतु यहाँ पे अगर ये, क्योंकि पूरी वर्ल्ड इन्वॉल्व है, ये ईरान का जो नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल अलग है, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी वर्ल्ड इन्वॉल्व है। एंटायर वर्ल्ड इज इन्वॉल्व हियर फॉर एनर्जी क्राइसिस। तो यहाँ पे उनको डिप्लोमेटिक टेबल पे आके अपनी शर्तें मनवानी चाहिए। सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन पर्पसेस के लिए, मिसाइल डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए, और सारी की सारी सैंक्शन हटाई जाए, उनके $120 बिलियन के एसेट्स उनको डीफ्रीज किया जाए, और उनको एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट किया जाए, अब्राहम अकॉर्ड में इंटीग्रेट किया जाए। तो ये सब चीजें मनवानी चाहिए। परंतु जो IRGC जो रेडिकलाइज आई वुड से राइटेस्ट ग्रुप है, वो कितना मानेंगे, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। जी बिल्कुल ठीक कहा और ठीक समझाया सर आपने। वापस लौटती हूँ यूके देवनाथ सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक तरफ देखिए, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, फिर ईरान की तरफ से भी कहा जाता है कि हमने खोल दिया है, लेकिन कुछ घंटों के बाद जो पूरा मामला है वो पलट जाता है, फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्लैश पॉइंट बन गया है, बंद कर दिया गया, और नतीजा ये है कि भारत पर भी, भारत के शिप्स पर भी अटैक किया गया है। तो ये तो क्लियर है कि जिस डिप्लोमेसी की बाट में दुनिया बैठी है, उसके रास्ते में ये सबसे बड़ी अड़चन बन रही है। क्या लगता है आपको? प्रेरणा, देखिए, जब भारत के जहाज पर हमला हुआ तो उसके बाद ईरानियन एम्बेसी में, उनके जो दूतावास में एम्बेसडर हैं, उनको तलब किया गया, और उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि कोई प्लान्ड, सुनियोजित तरीके से भारत के जहाज पर हमला नहीं हुआ। उन्होंने भारत सरकार को एश्योरेंस दिया है कि बहुत जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाजों को निकलने दिया जाएगा। ये जो हमला हुआ था, ये शायद उनके
कम्युनिकेशन सिस्टम देखिए, वहाँ ईरान युद्ध में है। ईरान की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, चाहे उनके हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, सब सेट्स को अमेरिका ने जैम किया हुआ है। दूसरी चीज है कि ईरान में जब तेहरान से कोई ऑर्डर निकलता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दो या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दो, जब तक वो लोएस्ट ऑफिसर के पास जाता है, जो कि इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। कई बार वहां पर समुद्र में एक छोटी सी शिप है ईरान की नेवी की, आप देखेंगे कुछ पेट्रोल बोट और कुछ मिसाइल बोट, कुछ तो इतनी छोटी छोटी हैं जैसे कि हम लोग ऊटी लेक में घूमने जाते हैं या हम लोग यमुना में घूमने जाते हैं। इनके कमांडर जो होते हैं बहुत ही 2 साल की नौकरी वाले लेफ्टिनेंट होते हैं, 6 साल की नौकरी वाले लेफ्टिनेंट कमांडर होते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि असल में ऑर्डर का उद्देश्य क्या है। जो बहरहाल ईरान ने कहा है कि उनका उद्देश्य भारत के जहाज को रोकना नहीं था। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान की एम्बेसडर के इस क्लैरिफिकेशन के बाद कल परसों से फिर से हमारे जहाजों को निकलने दिया जाएगा। हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय लगातार ईरान के विदेश मंत्रालय से संपर्क में है और 21 जहाजों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें से ज्यादातर में फर्टिलाइजर लोडेड है, ज्यादातर में सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी लोडेड है और कुछ में कच्चा तेल लोडेड है। वो कल परसों के से चालू हो जाएंगे आने के लिए। ईरान ने जब ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज शनिवार के दिन ईरान ने जब कहा कि वो फिर से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देंगे, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा। ईरान ने ये उम्मीद की थी कि जब वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलेगा तो एज ए रेस्पॉन्स अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया हुआ है, उसको हटा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ईरान ने देखा कि अमेरिका तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अभी तक बंद कर रहा है, तो ईरान ने वापस दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया। अभी मामला ऐसा है कि सारा दुनिया उत्सुकता के साथ ये देख रही है कि कल सोमवार और मंगलवार को पाकिस्तान में जो वार्तालाप है वो किस तरह से शुरू होती है या शुरू नहीं होती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब रमनदीप अलूनी जी, मैं आपसे भी इसी को समझना चाहूंगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर यू टर्न लिया जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि बातचीत की टेबल तो सजी हुई है लेकिन अभी तक उसका कोई पॉजिटिव कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है और ऐसे में इधर नेवल ब्लॉकेड है और ईरान भी अड़ा पड़ा है। क्या लगता है आपको सर कि आगे क्या होगा? जो टेबल सजा हुआ है पीस का, क्या उससे कोई सफलता वहां पर कुछ मिल पाएगी उस एंड पर? प्रेरणा जी, देखिए, कूटनीति वहां पर होती है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं, लेकिन यहाँ तो जलमार्ग जो है उस पर किसी राष्ट्र का कब्जा हो ही नहीं सकता। और ईरान किस नियम से हॉर्मुज को रोकने की बात कर रहा है, बहुत सरप्राइज। और भारतीय जहाजों पर जो हमला हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत ने आगे बढ़कर इसकी आलोचना भी की और भारत को आलोचना करनी भी चाहिए, क्योंकि सीधे हमारे जो है वो जहाजों को निशाना बनाया गया। और हो सकता था कि हमारे जो वहां पर नौसैनिक जो तैनात थे, या जो नौसैनिक नहीं कहेंगे, जो उस जहाज पर तैनात थे, जिनका भी वो जहाज था, लेकिन भारतीय झंडा लगा था, तो ईरान को उसका सम्मान करना चाहिए था। हालांकि इस पूरे समूचे जलमार्ग में इस समय बहुत अविश्वास है और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे देशों के झंडे लगाकर जहाज निकलने की कोशिश करते हैं। यह गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ईरान को यह गलतफहमी दूर करना था। उसके बाद ही कोई फायरिंग की जानी चाहिए थी। तो आज जबकि भारत की जनता ईरान के साथ इस प्रकार से खड़ी है और वहां पर ईरान की ये जो हरकत है ये माफी योग्य नहीं है, और इससे एक बात फिर साबित हो गई है कि ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, आज भी वो पाकिस्तान के साथ गले मिल रहा है। तो ईरान के साथ हम किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। फिर दूसरी बात रही कि जो अभी ईरान जो है, अभी एक ईरान का ट्वीट भी हुआ है जिसमें उन्होंने ट्रम्प, दक्षिण अफ्रीका का जो राजनयिक कार्यालय, उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए बहुत जो है वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो कूटनीतिक तौर पर होना नहीं चाहिए और किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए तो कभी नहीं। लेकिन यह जो हो रहा है, इससे ये ईरान को यह नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत ताकतवर है। ईरान अभी जरूर अपना बचाव कर पाने में अभी तक सफल रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो विध्वंस से बच गया है या विध्वंस से वो बच जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब भी नहीं चाहता कि ईरान ताकतवर रहे, यूएई भी नहीं चाहता। और देखिए, यूएई तो इतना नाराज है कि उसने पाकिस्तान से पैसे मांग लिए, क्योंकि उसे
ये ठीक नहीं लगा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के गले मिल रहा है, आसिम मुनीर गले गले मिल रहे हैं। तो ईरान के साथ दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र खड़े नहीं है और ईरान को यह लगता है कि वो अपने आप का बचाव कर लेगा। तो जिस देश के धर्मगुरु को आप बचा नहीं पाए, सैन्य कमांडरों को आप बचा नहीं पाए, वो यदि अमेरिका ने कल केमिकल हमला कर दिया, कल यदि अमेरिका ने जैविक हमला कर दिया, ईरानी उसका सामना नहीं कर पाएगी। ईरानी फौज जो है वो जमीन पर लड़ सकती है, लेकिन जमीन पर अमेरिका इजराइल सेना नहीं भेजेंगे। तो फिलहाल जो पूरा हार्मुज से लेकर जो पूरा मध्य पूर्व है वो बहुत अविश्वास में है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अविश्वास, देखिए कोई भी जो मध्यस्थ होता है उस मध्यस्थ में इतनी ताकत होना चाहिए कि वो जो है वो गारंटी ले सके। लेकिन पाकिस्तान इतना कमजोर है कि वो न तो ईरान का गारंटर बन सकता है, न अमेरिका का गारंटर बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप को आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ऐसी कौन सी गोली दे दी है कि वो बार बार इस्लामाबाद में बातचीत करना चाहते हैं, जबकि इस्लामाबाद पर इजराइल तो भरोसा करता ही नहीं है, क्योंकि इजराइल को उन्होंने मान्यता दी ही नहीं है। तो ट्रंप की जो कूटनीतिक गलतियां हैं कि वो पाकिस्तान जैसे देशों से मध्यस्थता करवा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए यदि यूरोप इस समय यदि यूरोप मध्यस्थ होता तो निश्चित तौर पर आज युद्ध रुकने की गारंटी होती, क्योंकि यूरोप की ईरान को भी सुनना पड़ता, यूरोप की इजराइल को भी सुनना पड़ता, यूरोप की ट्रंप को भी सुनना पड़ता। लेकिन मध्यस्थ की जो कमजोर है प्रेरणा जी, उसी का परिणाम है कि मध्य पूर्व में शांति नहीं हो पा रही है। बिल्कुल ठीक और कहा। अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे पीस सेगमेंट में। उससे पहले बात कर लेते हैं दक्षिण लेबनान से जुड़ी बड़ी खबर की, जहां शांति कायम करने निकले संयुक्त राष्ट्र के काफिले पर हमला हुआ है। इस हमले में फ्रांस के एक शांति सैनिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो लेबनान में शांति मिशन पर हमला, फ्रांस का एक सैनिक शहीद, 3 घायल, यूएन काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है। बताया यह जा रहा है कि यह हमला दक्षिण लेबनान में उस वक्त हुआ जब यूनिफिल यानी संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल का गश्ती दल नियमित मिशन पर था। अधिकारियों का कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित प्री प्लान्ड हमला था। अब हमले के पीछे कौन? सवाल यह है। फ्रांस ने हिजबुल्लाह पर शक जताया है। इलाके में पहले से तनाव था, शांति समझौते पर अब संकट है। इस हमले के बाद फ्रांस ने कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है और लेबनान सरकार से दोषियों को सजा देने को कहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने साफ कहा कि शांति सैनिकों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दक्षिण लेबनान पहले ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। ऐसे में यूएन शांति सैनिकों पर हमला हालात को और विस्फोटक बना सकता है। इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हमले के बाद क्षेत्र में शांति कायम रह पाएगी या हालात और बिगड़ेंगे। अब सीधा रुक करते हमारे पैनलिस्ट का। विजय धीमान सर, यूएन शांति सैनिकों पर हमला किया गया है जो कि जाहिर तौर पर हालात को और बिगाड़ सकते हैं। एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया है और इस बीच ये हमला, कैसे आप इस अटैक को देख रहे हैं सर? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है और अगर हिजबुल्लाह ने इसको प्लान तरीके से किया है तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। तो ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिफिल जो है दिस इज अंडर चैप्टर 6, जबकि ये होना चाहिए था चैप्टर 7। तो इसको अगर चेंज करना है तो अगर फ्रांस के राष्ट्रपति जिस तरह बोल रहे हैं तो इसको चेंज करना है। इसका मतलब ये है कि इनका काम है पीस की बहाली करना, ना कि पीस को एनफोर्स करना। वो शायद मेरे ख्याल इजरायलीज ऑलरेडी कर रहे हैं। उन्होंने रेड लाइन, येलो लाइन ऑलरेडी बना रखी है। रेड लाइन में जहां पे उन्होंने टोटली मिलिटराइजेशन कर रखी है अबाउट 8 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर्स, और लिटानी रिवर तक येलो लाइन, जहां पे इजरायली फोर्सेस जो है वो जा करके हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करेंगी और रेस्ट ऑफ द कंट्री लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह को डिसमेंटल करेगी। इस किस्म का एक समझौता उनके बीच में जो हुआ है वो ये कहता है। परंतु यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो शायद क्लियर नहीं करी इन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह है क्या? हिजबुल्लाह कोई एक ऐसी फोर्स नहीं है जो बाहर से आई हुई है। एक्चुअली जो लेबनान कंट्री था इट वाज अ क्रिश्चियन कंट्री और बोला जाता था ईडन ऑफ द ईस्ट। इतना बढ़िया ब्यूटीफुल प्लेस था, बहुत पीसफुल जगह थी। जब से ये पैलेस्टीनियंस ने माइग्रेट करना शुरू किया रिफ्यूजीज की तरह या इन्फिल्ट्रेशन और व्हाटएवर, तो उन्होंने उसको मुस्लिम कंट्री बना दिया है। आज भी जो गवर्नमेंट है वो ओरिजिनल लेबनीज की है, ना कि इनकी जो माइग्रेटेड लोग हैं। ये चूंकि मोस्टली शायद शिया समुदाय के थे तो ईरान ने इनको एक्टिवेट किया एज हिजबुल्लाह, और इनकी जो फंडिंग है इट्स ऑलमोस्ट $100 बिलियन एवरी ईयर, और उनके पास लेटेस्ट वेपन्स तक उनको दे दिए हैं।
अब वहां की पॉपुलेशन भी उनके साथ मर्ज की गई हुई है। उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया है इन सदर्न लेबनान, दैट इज साउथ ऑफ रिवर लिटानी, कि जितने भी वो लोग हैं वो सोचते हैं हिजबुल्लाह तो उनके रियल गारंटर है, और कुछ इनके ऐसे लोग भी हैं जो उनकी लेबनान की पार्लियामेंट में बैठे हैं। जिस दिन यह इजरायली अटैक शुरू हुआ था उसी दिन से लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इजरायलियों को कि आप हम पे अटैक मत कीजिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी विल ट्राई टू डीमोबिलाइज हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह को भी ताकीद की थी कि आप इजराइल के साथ कन्फ्रंटेशन में मत आइए, पर हिजबुल्लाह नहीं माना, और उसके साथ शायद उन्होंने सोचा कि कुछ पब्लिक सपोर्ट भी है। अब उसकी वजह से जो इजरायलीज कर रहे हैं वो उससे पब्लिक को बेघर होना पड़ा है, उनके घरों को भारी नुकसान हुआ है, और इसमें काफी सारे लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन पे अगर हम देखें तो ये जो सिचुएशन आ रही है बहुत ही खराब है। और अब उसमें सोने में सुहागा, व्हाटएवर, आग में घी डाला कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की फोर्स के ऊपर हमला कर दिया। अब क्योंकि सारा यूनाइटेड नेशन जो है वो भी हिजबुल्लाह के खिलाफ खुल के आएगा, और आना चाहिए। और फ्रांस के राष्ट्रपति जो जिनके सैनिक की डेथ हुई है या उनके घायल हुए हैं, वो तो नेचुरली इसके बारे में बोलेंगे। तो इस किस्म से एक किस्म की ये गलत बात हुई है, और जो हो सकता है वहां पे मांग की जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि इसको जो है इसको चैप्टर 6 से चैप्टर 7 में कन्वर्ट करिए, जो कि हिजबुल्लाह के लिए बहुत ही घातक होगा और होना भी चाहिए। उनको यहाँ से इस किस्म की जो बातें करी हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल, दे शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। यूएन शांति दूतों पर ये जो अटैक हुआ है इसको सुनियोजित हमला बताया जा रहा है, और इसी को समझते हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। ब्रह्मदीप अलूने सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस हमले के पीछे फ्रांस हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उनका कहना यह कि हमें शक है कि इसके पीछे हिजबुल्लाह ही होगा। तो एक तरफ देखिए, लेबनान ने क्लियर किया है कि कीपिंग हिजबुल्लाह असाइड। ब्रह्मदीप अलूने जी के पास आऊंगी मैं। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, ये सवाल मेरा आपसे यूके देवनाथ सर कि ये जो अटैक हुआ है, फ्रांस सीधे सीधे शक जता रहा है हिजबुल्लाह पर, और हिजबुल्लाह, जैसे कि लेबनान पहले ही कह चुका है कि हिजबुल्लाह को हमारे साथ मत जोड़िए, कीप हिजबुल्लाह असाइड। कैसे आप देख रहे हैं इसे? जी हाँ, इस साल यूनिफिल में ये लगातार तीसरा हमला हुआ है। कभी ये हमले इजराइल की तरफ से होते हैं, कभी ये हमले हिजबुल्लाह की तरफ से होते हैं, जिसमें कि यूनिफिल का एक पीस कीपिंग सोल्जर मारा गया। पिछले महीने ऐसे ही एक हमले में 3 इंडोनेशियन सोल्जर्स की भी मौत हो गई थी। ऐसे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत ने भी यूनिफिल में करीबन 600 इंडियन पीस कीपिंग ट्रुप्स को डिप्लॉय किया हुआ है। होता यह है कि वहां पर जो कार्रवाई जमीन पर होती है, कई बार उभय पक्ष से हमले होते, कई बार यूनिफिल के जो ट्रुप्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। देखिए, ये तो उनका रोल समझना पड़ेगा। फिलहाल उनका रोल वहां पर एनफोर्समेंट पर नहीं है। फिलहाल यूनिफिल का रोल वहां पर सिर्फ है कंट्रोल से ज्यादा रिपोर्टिंग, यानी वो रिपोर्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन को कि हिजबुल्लाह ने कहाँ कार्रवाई की, हिजबुल्लाह की मूवमेंट किधर है, क्या हिजबुल्लाह ने सीजफायर का वायलेशन किया। इसी तरह से यूनिफिल रिपोर्ट करता है ज्यादातर यूनाइटेड नेशन को कि इजरायली ग्राउंड ट्रूप्स या इजरायली एयरफोर्स ने क्या सीजफायर का वायलेशन किया, इजरायली ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट कहाँ पे हुई। वहां पे यूनिफिल को कोई भी हैवी वेपन नहीं दिए गए हैं। जैसे कई जगह जब हमारी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी डिप्लॉय हुई है अफ्रीका में, वहां पर उनको बख्तरबंद गाड़ियां या दूसरे हैवी वेपन दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी छोटे छोटे एक्शन कर सके। लेकिन यूनिफिल में उनका रोल जो है लिमिटेड है, ओनली रिपोर्टिंग टू। तो होता क्या है कि जब वो जाते हैं, समझिए कहीं से खबर आई कि हिजबुल्लाह ने कहीं पर आईईडी लगा दी है, और वो जाते हैं आईईडी को क्लियर करने के लिए। ऐसा ही शायद इस वाले वाकया में हुआ है, तो हिजबुल्लाह उनके ऊपर फायर कर देता है। अब इसका तरीका क्या है? जो एग्रीड प्रोटोकॉल है उसमें मिलिट्री एक्शन एग्रीड नहीं है। मतलब यूनिफिल जो है वो हिजबुल्लाह या इजरायली ट्रुप्स के ऊपर सीज फायर का वायलेशन होने पर मिलिट्री फायर नहीं खोल सकता। ये जो लीगल पोजीशन है आज की है। तो होता क्या है, जैसे फ्रांस का सोल्जर मारा गया है, पिछले महीने इंडोनेशिया के 3 सोल्जर मारे गए हैं, तो एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाता है यूनाइटेड नेशन के साथ, जो कि लेबनान की सरकार को, या अगर इजराइल एग्रेसर है तो इजराइल की सरकार को रिपोर्ट करती है। आमतौर पर इससे ज्यादा
जमीनी कार्रवाई नहीं की जाती है। जी जी ठीक है आपने। अच्छा धीमान सर, क्योंकि हम इजराइल और लेबनान का भी जिक्र कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। पहले जब मैं डिस्कशन कर रही थी, जिस दिन ये खबर आई थी कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर हो गया है, तो उम्मीद ये थी कि इसका इम्पैक्ट जो है इस एंड पर भी पड़ेगा, जो अगली वार्ता होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच। लेकिन अब जब इधर ये सिनेरियो है, इधर अमेरिकन ब्लॉकेड है और प्रेशर डालने की कोशिश अमेरिका जरूर कर रहा था ईरान पर, लेकिन ईरान ने भी उसी तरीके से रिटेलिएट कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। क्या कोई इम्पैक्ट हो पाएगा इस सीज फायर का आगामी वार्ता पर, धीमान सर? देखिए, जो इम्पैक्ट है वो तो हमेशा ही रहेगा। ये सारी चीजें हैं, एक जुड़ी हुई कड़ी हैं। इस वक्त क्या है कि ये बताया जा रहा है कि जो नेतन्याहू है या इसके पहले जो उनके इजरायली प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन ऑनवर्ड्स प्रेशर डाला था अमेरिका के ऊपर कि देखिए आप ईरान पे हमला करिए, ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। तो फिर 2015 में उन्होंने JCPOA साइन किया, तो शायद थोड़ी बहुत राहत थी। क्योंकि इसका कारण ये है कि ये बात नहीं है कि इजराइल डायरेक्टली बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर जो जूइश कम्युनिटी है और वो सारे ट्रेडर्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो, तो वो सारे के सारे प्रेशर डालते हैं। बाकी के जितने भी अभी तक राष्ट्रपति थे, शायद उनको उस बात की समझ थी, उनको पता था कि ईरान के ऊपर हमला करना कोई इतना आसान काम भी नहीं है और इतना अमेरिका का काम नहीं है। व्हाई शुड अमेरिका डू इट? अमेरिका को उसमें कितना फायदा होएगा। परंतु अब जब ये ट्रंप आए हैं, जो कि एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की तरह से देखते हैं, और वो जो इजरायली कम्युनिटी विद इन अमेरिका है बहुत स्ट्रांग है, वो भी बिजनेस कम्युनिटी है, और शायद उन्होंने ट्रंप की इलेक्शन को फंडिंग भी उन्होंने की है, तो उनके झांसे में आके उन्होंने अटैक कर लिया है। अब जब ट्रंप को लगा कि उसका अपना पोजीशन जो है वो खराब हो रहा है, या उसको जो चाहिए था, जो ऑयल चाहिए था, उसमें शायद वो कामयाब हो जाएगा, तो उसने ये अलग किया। अभी आपने बीच में थोड़ी सी बात की, मैं उसको यहाँ ही जोड़ता हूँ कि पाकिस्तान को क्यों चुना गया मध्यस्थता के लिए। मेरे साथी पैनलिस्ट ने तो खैर बोला कि ट्रंप की बेवकूफी थी। नो, ये ट्रंप की चाल थी। जबकि इसके लिए किसी को अगर उन्होंने बोला यूरोपियन ये मध्यस्थता में फिट नहीं बैठते, फिट बैठने वाले कंट्री थे इजिप्ट या टर्की, ये फिट बैठते थे। परंतु यहाँ पे अमेरिका को चाहिए था आउटकम अपनी मर्जी का, और उनके साथ में अगर टॉक्स फेल होती हैं तो उसका जो ठीकरा है वो पाकिस्तान के सिर पर फोड़ना है। जबकि ये टर्की या इजिप्ट के साथ पॉसिबल नहीं था। टर्की इजिप्ट के भी अपने भी गोल्स थे। वो अमेरिका की बात को वर्बैटम नहीं मानते, पर पाकिस्तान तो उनके पैरों में है, मुनीर उनकी झोली में है। शहबाज शरीफ तो उनके पीछे खड़ा होता है एज ए असिस्टेंट। वो जैसे उनको हुक्म मिलेगा वैसे करेंगे। और जैसे पहली टॉक में आपने देखा कि सारी की सारी जो लैंग्वेज थी अमेरिका से आई थी, उसमें लिखा था ड्राफ्ट स्पीच फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो साफ दिखाता है कि ये बहुत सोची समझी चाल है अमेरिका की। वो कहता है कि यदि टॉक्स फेल होती हैं तो ठीकरा उसके सिर पर ना फूटे, वो पाकिस्तान के सिर में मर देगा। तो उस तरीके से यहाँ पे भी उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए रखा क्योंकि इजराइल वहां पे नहीं आएगा, तो इजराइल को नेचुरली एक मैसेज दिया गया कि आप अपना काम करते रहिए। इजराइल की जो थी रिक्वायरमेंट, हमास, हूती और हिजबुल्लाह एंड ईरान, तो हूती थोड़ा इस पर साइड में है, हमास खत्म हो चुके हैं, उनके पास एक मौका था हिजबुल्लाह को खत्म करने का। वो उसके लिए पूरी की पूरी अपनी स्पीड के साथ उस डायरेक्शन में जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इसको हासिल कर सके जब तक ये टॉक्स होती हैं। और इस टॉक्स को लिम्बो में रख के, हालांकि 21 तारीख आ रही है, लिम्बो में रख करके वो कोशिश कर रहे हैं कि बयानबाजी के थ्रू चाहे टॉक्स को एक्सटेंड किया जाए ताकि इजराइल जो है अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तो ये सारी जो गेम प्लान है ये बहुत हाई लेवल पे वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है। हालांकि ट्रंप को बोला जाता है सनकी हैं, बेकार की बातें करते हैं, वो करते होंगे बेकार की बातें, पर जो उनके प्लानर्स हैं अमेरिकन, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो बेकार नहीं है। उनको मालूम है हाउ टू गेट व्हाट दे वांट एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और अमेरिकन ऐसे नहीं है, इस वक्त उनके पास पावर भी है, पैसा भी है। दुनिया माने ना माने, आप उनको दादागिरी कहिए, कोई भी शब्दों का प्रयोग करिए, दे आर इन पावर एंड दे विल डू इट एंड दे आर डूइंग इट। एंड कल को कहा जाता है कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ देयर एंड, दैट इज अ सेपरेट इशू। उनका अगर डाउनफॉल होना है, जब होएगा देखेंगे। आज की डेट में दे आर कंट्रोलिंग, दे आर द वंस हु आर कॉलिंग शॉट्स, चाहे वो ईरान है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, चाहे वो हिजबुल्लाह है, चाहे कहीं पे भी है। जी
बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और इसी पर एक छोटा सा रिएक्शन यूके देवनाथ सर आपसे मैं चाहती हूं कि आपको भी क्या लगता है कि ट्रंप को एक डमी चाहिए था जो उनके हिसाब से चले बैठे और बोले, इसलिए पाकिस्तान को चुना गया और इसलिए वेन्यू जो है इस्लामाबाद जो है चूज किया गया था, और अब शायद कयास ये भी है कि अगली राउंड भी जो बातचीत है वहीं पर होगी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की एक दुविधा थी कि पहले इस तरह के जितने भी टॉक्स होते थे, खासतौर से जब भी टेंशन मुस्लिम देशों के बीच में, इजराइल के बीच में होता था, वो कतार में होते थे। लेकिन कतार इस बार खुद ही मिसाइलों के घेरे में आ गया। ओमान ने भी इस राउंड, अगर हम जनवरी फरवरी की बात याद करें तो ओमान ने भी फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक, सेकंड राउंड ऑफ टॉक मस्कट में कराई। लेकिन ईरान ने हाल ही में 40 दिन के युद्ध के दौरान ओमान के ऊपर भी कुछ मिसाइलें दाग दी। तुर्की ने कुछ पहल की थी, अर्दोगन ने कुछ पहल करने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल का एकदम कोई भरोसा नहीं है तुर्की पर एज ए न्यूट्रल ग्राउंड फॉर दिस वेन्यू। अल-सीसी हैं मिस्र के प्रेसिडेंट, उन्होंने शायद थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था। अमेरिका और इजराइल ने भी हामी भर दी थी अल-सीसी के साथ कि टॉक्स जो है वो इजिप्ट में हो सकती हैं। लेकिन इजिप्ट में जो लोकल पॉपुलेशन है, आम आवाम, उनका एक वो एंटी इजरायली हैं। तो अल-सीसी को लगा कि अगर टॉक्स को मिस्र में कराएंगे, काहिरा में कराएंगे, तो जो आम आवाम है वो इजरायलियों के खिलाफ हैरान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, कोई कार्रवाई भी कर सकती है, पत्थर भी फेंक सकते हैं इजरायली कॉन्वॉय पर, तो पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो ले देकर फिर अमेरिका ने फाइनली ये देखा कि इस्लामाबाद एक कन्वीनियंट वेन्यू है। ईरान भी शायद इसलिए मान गया क्योंकि अगर आप ईरान का ज्योग्राफी देखें, ईरान के आसपास जितने देश हैं सब जगह पर युद्ध चल रहा है, सब जगह पर ईरान ने रॉकेट मिसाइल दागे हैं, सब देशों पर, सिवाय पाकिस्तान के। तो इस तरह से 2+2 4 हो गया और पाकिस्तान में टॉक्स हो गई हैं। पाकिस्तान की सरकार का रोल शायद इसमें बहुत ही सीमित है। वो सिर्फ वेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक होटल कहाँ पर इजरायली डेलीगेशन ठहरेगा, एक होटल कहाँ पर अमेरिकन डेलीगेशन ठहरेगा, एक कॉन्फ्रेंस हॉल। जी, अब बात हमारे खास सेगमेंट बातचीत और शांति के प्रयास की, जहां हम बार बार कहते हैं कि कोई भी युद्ध हो उसका समाधान आखिरकार बातचीत की मेज पर ही निकलता है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान, इजराइल और अमेरिका के टकराव में सीजफायर के दौरान पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही। उम्मीद थी कि इस वीकेंड अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत होगी, लेकिन अब शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार नहीं है और इसके साथ ही बातचीत की प्रक्रिया एक बार फिर पटरी से उतरती दिख रही है। ईरान का कहना है कि जब तक किसी ठोस एजेंडा या फ्रेमवर्क पर सहमति नहीं बनती तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि इस हफ्ते के अंत तक ईरान के साथ फिर से सीधी बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान ने इन दावों को सीधे खारिज कर दिया है। इससे पहले इस्लामाबाद में 11 से 12 अप्रैल को दोनों देशों के बीच 21 घंटे तक चली मैराथन बातचीत भी बेनतीजा रही थी। हाई लेवल मीटिंग के बावजूद शांति की दिशा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अब ईरान के उपविदेश मंत्री सैयद खतीबजादेह ने साफ कर दिया है कि बिना ठोस आधार के आगे बढ़ना संभव नहीं है। वहीं पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात पर भारत भी नजर बनाए हुए है। आईजीओएम की कल चौथी बैठक हुई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई और क्षेत्रीय सुरक्षा पर मंथन हुआ। अमेरिका ईरान के बीच जारी ये खींचतान सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकता है। बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति से निकलेगा हल या टकराव और गहराएगा? और हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद है। सीधा रुख करते हैं धीमान सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, पहले देखिए, पहले चरण की जो बातचीत थी वो विफल रही, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। अब बार बार ट्रंप तो कह रहे हैं कि वार्ता सक्सेसफुल हो रही है, पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। ईरान ने लेकिन सीधे मना कर दिया है कि हम अभी अमेरिका से किसी भी तरीके की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अब क्या होगा सर आगे, जब ईरान ने सीधे मना कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया है किसी भी तरीके की डिप्लोमेटिक बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए? देखिए, सबसे पहले जो आपका ये कहना है कि वार्ता विफल रही, ये सही बात नहीं। डिप्लोमेसी जो है, जब आप टेबल पे आते हैं तो पहली बार एवरीथिंग इज नॉट डन। जब आपको ऑप्टिक्स मिलते हैं, बाकी एल्सवेयर आपने देखा होगा कि 2 देशों के प्रधानमंत्री आए, साइन करके चले गए।
उसके पीछे सालों की, महीनों की, सालों की लोअर लेवल की डिस्कशन होती है। जब वो सब जी। कुछ फाइनल हो जाता है तो ही फाइनल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं उनको साइन करने के लिए। तो यहाँ पे सिचुएशन दूसरी है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अगर उस तरीके से देखें तो ये अभी पहला राउंड था। जैसे मैंने आपको बताऊं, जैसे आपके दर्शकों को ये पता है, 2015 में जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया गया था JCPOA, तो उसको सहमति बनने में 2 साल लगे थे और उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा था, न्यूक्लियर मुद्दा। आज यहाँ 20 मुद्दे हैं, तो ये एक दिन में या 2 दिन में या 2 वार्ताओं में संभव नहीं है। और ये जो सारी बातें बनाई जा रही हैं, अब जहां तक ईरान का सवाल है, जो जिस किस्म की उन्होंने आक्रामक भाषा या आक्रामक रवैया अपनाया है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिस इज द राइटेस्ट रेडिकलाइज्ड IRGC का जो लोअर रंग है, जिसकी टॉप लीडरशिप जा चुकी है और वो कंट्रोल में आया हुआ है, इररिस्पेक्टिव कि चाहे वो ईरान की आर्म फोर्सेस में आती हैं कि नहीं आती। तो वो एक प्रेशर बनाते हैं पेजेश्कियां जो प्रेसिडेंट हैं। तो ईरान हैज अ प्रेसिडेंट, अगर उनके आयतुल्लाह खमेनी चले गए, प्रेसिडेंट तो भी हैं, गवर्नमेंट तो भी है, उस गवर्नमेंट को उन्होंने निष्काम करके रखा हुआ है। और इसलिए जो भी बातचीत है वो तो IRGC कमांडर से नहीं होगी, वो बातचीत तो जो है वो पेजेश्कियां या अरागची या उनकी जो टीम है उसके साथ होगी, या गालिबाफ भी उनके जो कमांडर हैं, अपना हेड है उनकी असेंबली के। तो ये सब चीजें हैं, इसमें IRGC का जो इन्फ्लुएंस बीच में आ रहा है वो थोड़ी सी घटना में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। परंतु मुझे लगता है कि जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, चाहे वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी वाले हैं या डायरेक्ट है, जैसे कुशनेर और उनका नाम लिया जाता है, JD वैंस की जो टीम चल रही है, अगर वो कर रहे हैं तो दे मस्ट बी वर्किंग आउट कि अगर ईरान ने ये अपना रवैया अपनाया है तो उनको उनकी आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी। इट्स लाइक अ चेस गेम कि उन्होंने अगर ये बोला तो अभी हमारा अगला मूव क्या होगा। तो इस तरह से जो है कि ये चलता रहेगा। और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे किसी का अगर दिमाग खराब हो जाए, कोई फेलियर हो जाए, कोई गलती से लोअर लेवल पे जैसे उन्होंने अटैक कर दिया इंडियन शिप के ऊपर, यहाँ पे कॉन्फ्लैग्रेशन हो सकती है। और कॉन्फ्लैग्रेशन मीन के दुनिया के लिए एक बहुत ही वैश्विक कैलेमिटी होगी, जो जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। तो इसलिए यहाँ पे मेरा जो मानना है, मैंने बार बार बोला है कि अगर ईरानियंस इस वक्त थोड़ा समझ से काम लें, इंटेलेक्चुअली काम लें, उनके हाथ में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आया हुआ है जो उनके हाथ में पहले नहीं था। रादर वो उसको दुनिया में आज की डेट में कभी भी फोर्सेबल फ्यूचर में कभी भी उसको इन्वोक कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज उनके हाथ में है, तो उसको लेकर के वो अपने कंट्री की अच्छाई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बर्बाद है, उनके जो नेबरिंग कंट्रीज उनके खिलाफ हैं, और देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड, इन्फ्लेशन, जो उनकी इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो चुकी हैं, इनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो ठीक तरीके से आए, परमाणु सिविलियन यूज मांगे, मिसाइल सेल्फ डिफेंस मांगे, सैंक्शन हटाएं और साथ ही साथ ही डीफ्रीज कराएं, अपने एसेट्स जो फ्रोजन है उनको डीफ्रीज कराएं, प्लस रिकंस्ट्रक्शन के लिए बात करें। वो कहते हैं रेपरेशन के नाम से कोई भी भड़केगा, वो बोलेगा रिकंस्ट्रक्शन। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो एक बिजनेसमैन है, वो एज ए बिजनेस आ जाएगा कि ठीक है मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, मैं लेता हूँ इसका कॉन्ट्रैक्ट, पैसे कहाँ से आएंगे, शायद अमेरिका ही उसके लिए करेगा। तो इस किस्म की बहुत सारी चीजें हैं जो ईरानियंस को सोचनी चाहिए। और ये जो रवैया उन्होंने एक कॉन्फ्रंटेशनल काइनेटिक मींस अपना रखा है, इसको बंद करें एंड ट्रीट देम एज अ टॉक्स। एंड अगर उसको सीज फायर को एक्सटेंड करने की जरूरत है तो करें। और अमेरिकन को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर वो दुनिया के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल रहे हैं तो दे हैव टू अलाउ ईरानियंस आल्सो। परंतु वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी एनाकोंडा अप्रोच लगा रहे हैं, जो 1861 में जो अमेरिका ने किया था, यूनियन आर्मी ने किया था, और वो ईरान के ऊपर भी लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो सकती। यहाँ मेरा ये मानना है कि इनिशियली टेबल से आने के पहले सारे अपने जो रेड लाइंस हैं उनको बोलेंगे। जब बातचीत शुरू होगी फिर थोड़ी सी रेजिलियंस आएगी, थोड़ी बहुत नरमी आएगी और एक दूसरे की बात को एक्सेप्ट करेंगे और शायद बिल्कुल ठीक समझाया धीमान सर आपने। एक तरीका है जी। इसी पर यूके देवनाथ सर मैं आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगी। टोन डाउन करना बहुत जरूरत है दोनों ही तरफों से। देखिए एक तरफ ब्लॉकेट भी है, इधर ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ना चाहता, हालांकि वो नेशनल एंटिटी है, उस पर वो दावा कर रहा है, वो भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच में जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है, किसी ना किसी को तो टोन डाउन करना पड़ेगा, तभी बातचीत सफल हो पाएगी। वरना पहले राउंड में जब कोई हल नहीं निकला तो दूसरी वार्ता भी और ऐसी आगामी जितनी भी वार्ता अगर होती हैं तो वो तो विफल ही रहेंगी। जी हाँ प्रेरणा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल।
देखिए अभी जो अविश्वास का माहौल बना हुआ है आज के दिन, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि कल क्या इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की टीम पहुंचेगी। तो हम दुनिया भर के जितने कल इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की टीम पहुंचेगी। अगर दोनों टीम पहुंचती हैं उसके बाद ही अगली बात